हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर फिफ्थ पेपर हिंदी भाषा शिक्षण के मॉडल पेपर वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। मॉडल पेपर में दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करने वाले हैं। परीक्षा पैटर्न को समझेंगे कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं और उनका आंसर आपको कैसे करना है, जैसे अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक है, ऑप्शनल प्रश्न कितने हैं, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप ये जानिए कि आपका ये जो हिंदी का पेपर है ये टोटल 60 नंबर का रहता है और मिनिमम पास होने के लिए आपको 24 नंबर की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है, जो कि इजीली अपनी क्लासेस से आप हैंडल कर पाएंगे। आपके यहाँ पर दोस्तों 45 प्लस मार्क्स आ जाने वाले हैं अगर आप एक बार तो अपना ये जो मॉडल पेपर वाला वीडियो है इसको ध्यान से देखना है, हर एक प्रश्न को समझना है, प्रश्नों का कठिनाई लेवल समझना है, प्रश्नों में किस टाइप के प्रश्न में कितना आंसर दिया गया है वो आपको समझना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं, किस किस यूनिट से किस किस टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, उनको जरूर से आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके इजीली 45 प्लस इसमें मार्क्स आ जाने वाले हैं। इसके साथ ही आप अपने नोट्स वीडियोस जरूर से देखें, चैनल पर वीडियोस पहले के भी डाले हुए हैं और नए वीडियोस भी आ रहे हैं जिनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करेंगे और कोई अगर लिंक वगैरह देखने में कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। तो आपको ये दो क्लास देखनी है, एक तो जिस क्लास में आप अभी बने हुए हैं मॉडल पेपर वाली, ये वाली क्लास ध्यान से देखनी है, सभी प्रश्नों को देखना है, और एक अपनी नोट्स वीडियोस वाली क्लास जो है उसको, इन दोनों क्लासेस को आप देखने के बाद में 45 मार्क्स से ऊपर आप इजीली ला पाएंगे। एक भी आपको डाउट ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको एक बार क्लास देखनी है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक है, जिसमें किस किस टाइप से लिखना है, कौन कौन से बिंदु है। तो बहुत कम समय में आप अपना सिलेबस कवर करने वाली ये बात हो जाएगी, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। अब यहाँ पर हिंदी से नाम, अब हिंदी नाम लेते ही अपने यहाँ पर आता है कि हिंदी के ग्रामर वाले प्रश्न आएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हिंदी जो है वो शिक्षण विधियों से रिलेटेड हिंदी है, जो कि आप रीट प्री में, रीट मेंस में जब आप उनकी तैयारी करेंगे तो टीचर वैकेंसीज की तैयारी करने पर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में किसी टॉपिक में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको समझना है, सिर्फ अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके यहाँ पर इस प्रकार से आ सकता है कि एक ऑप्शनल प्रश्न आ गया है, इसमें पहले प्रश्न में ही 4 प्रश्न आपके पूछे हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है कि भाषा का मानकीकरण कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर होने वाला है एक रूपता के लिए भाषा का मानकीकरण किया जाता है। और दूसरा प्रश्न आ जाता है यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल क्या है, तो मौखिक जो अभिव्यक्ति है इसका जो आधार है, मौखिक का मतलब है कि बोलने वाली बात हो रही है यहाँ पर मौखिक रूप से, तो इसका जो आधार है वो क्या रहेगा, बोलना रहेगा मौखिक भाषा का। तो यहाँ पर ये बात हो गई है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा तार्किकता को लेकर के चलना है कि मौखिक बात हो रही है तो बोलने से रिलेटेड हो रही है। और इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है बाल शाद का अर्थ क्या है, तो बाल शाद का जो अर्थ है वो है शिशु की पहली किलकारी, वो है बाल शाद। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है बच्चों में भाषण देने के कौशल की शुरुआत की जा सकती है, तो कक्षा 3 से आप बच्चों में भाषण देने की कौशल की शुरुआत करवा सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पर। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं आपको बतानी है, और मौखिक अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है। देखिए अति उत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें आपको पॉइंट लिखना है। तो पहली विशेषता है स्वाभाविकता, दूसरी है स्पष्टता, और तीसरी है बोधगम्यता, चौथा है सर्वमान्य भाषा, और पांचवा है मधुरता, और छठा है शिष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोल करके अभिव्यक्त करना है अपने विचारों को, और इसके कौशल की जो विशेषताएं हैं, इसकी स्किल डेवलप कैसे होएगी मौखिक अपनी बोलचाल की, तो वो रहेगी स्वाभाविकता की, स्वभाव में जैसी बातें आ रही है वैसे ही नॉर्मली हम बोलें। स्पष्टता, अपने विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। डोंट एक जो कहावत होती है इंग्लिश की कि मरमर मत बोलो, एक स्पीक लाउडली डोंट मरमर, इस प्रकार की कहावत होती है। तो स्पीक लाउडली का मतलब है कि थोड़ा सा क्लियर आप बोलें, स्पष्टता आपके विचारों में होनी चाहिए ताकि सामने वाला जो श्रोता है वो ठीक प्रकार से बातों को सुन सके जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। तो वो, और बोधगम्य मतलब उन पे विचार करने योग्य हों वो बातें हों, और सर्वमान्य जो भाषा है वो यहाँ पर उपयोग में लाई जाए ताकि श्रोता आसानी से उसको समझ सके। विचारों में मधुरता होनी चाहिए, प्यार प्रेम से बोले समझाए, और शिष्टता, ये सारी चीज़ें हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के जो विशेषताओं के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न आता है सहायक क्रिया किसका बोध कराती है। क्रिया वाला टॉपिक भी यहाँ पर है तो ध्यान से समझना है। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप के अर्थ को स्पष्ट करने का पूरा करने में यहाँ पर सहायक होती है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है। ज्ञानात्मक उद्देश्य से पहली परिभाषा है छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना, भाषा के बारे में ज्ञान करवाना, और छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान करवाना, और भाषा विभिन्न विधाओं का, जो भाषा की जो विभिन्न विधाएं हैं अलग अलग भाषा, उनकी यहाँ पर बोध करवाना, ज्ञात करवाना। तो ये क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आ जाता है, देखिए बाल पत्रिकाओं को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली 4 पत्रिकाओं का नाम
लिखिए। तो पहली क्या है बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली? चंदा मामा, बाल भारती, चंपक और बाल हंस। इस प्रकार से 4 आपको पत्रिकाओं का नाम जरूर से ध्यान में रखना है। पहली क्या है? चंदा मामा, बाल भारती, चंपक और बाल हंस। तो ये 4 पत्रिकाएं बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली। इसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है। ये वाला जो टॉपिक है मूल्यांकन और आकलन का, ये आपके सभी विषयों में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको जरूर से याद रखना है। आपके मैक्सिमम आप यहाँ पर बात करें तो 3 से 4 पेपर्स में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा मूल्यांकन और आकलन को लेकर के, तो जरूर से आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है। आकलन उद्देश्य यह है जानकारी प्राप्त करना है कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा है, ये आकलन का काम रहता है। सीखने में शिक्षक कहाँ तक मदद कर सकेगा वो यहाँ पर जानना होगा। और मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है कि बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं, जिस जो सीमा हमने निर्धारित करी थी उस सीमा तक अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चे ने जो सीखा है तो वो कहाँ तक सीखा है। तो उपलब्धि का जो स्तर है वो जानते हैं हम मूल्यांकन से, और आकलन से हम क्या जानते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है और कैसे सीखा है। तो ये जानते हैं हम आकलन से, और मूल्यांकन से हम जानते हैं कि कितना बच्चे ने सीख लिया है। तो आकलन और मूल्यांकन का एक अंतर आप यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद में 7वां प्रश्न आ जाता है कि पठन क्या होता है, पठन से तात्पर्य। हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय में एक जो कॉमन टॉपिक है वो है LSRW यानी कि लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के, जहाँ पर लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, और रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। तो ये क्या है? भाषा के कौशल हैं, जो कि आपका यहाँ पर पठन जो कौशल है उसके बारे में बात हो रही है। तो किसी लिखित जो या फिर मुद्रित जो छपी हुई भाषा है, जो पाठ्य वस्तु है, इसको देख करके उसके हाव भाव व आशय को समझना क्या है? पढ़ना है। यहाँ पर बात आ गई है पढ़ने को लेकर के। अब पढ़ना भी एक क्या रहता है कि सहस्वर वाचन रहता है, मौन वाचन रहता है, तो ये बातें आ जाती है। तो जो कि हमने नोट्स क्लासेस में यहाँ पर डिटेल में समझाई हुई है, तो वहाँ से आप और अच्छे प्रकार से उसको समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको ये वाली क्लास ढंग से देखनी है, ताकि प्रश्नों का कठिनाई लेवल आपको पता चले कि किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे, और फिर आप नोट्स क्लासेस में देख करके उनको डिटेल में समझ भी पाएंगे, और बहुत कम समय में आप अच्छे प्रकार से टॉपिक को कवर भी कर पाएंगे। तो ये बात रही। यहाँ पर दोस्तों बात आ जाती है 8वां प्रश्न देखिए, सहस्वर वाचन के आपको उद्देश्य बताने हैं, कोई 4 उद्देश्य। तो देखिए पहला उद्देश्य आ जाता है कि सहस्वर वाचन छात्र की पठन की क्षमता का पता लगाता है कि पढ़ना आता है या नहीं आता है, या शुद्ध आता है नहीं आता, वो बात हो गई। और अशुद्ध उच्चारित शब्दों का पता चलता है कि कितना अशुद्ध कर रहा है। और सहस्वर वाचन से पठन की जो गति है, जो तारतम्यता है, इनका बोध हो पाता है। और सहस्वर वाचन से छात्र में आत्मविश्वास की वृद्धि हो पाती है। जैसे बोल करके अगर अपन याद करते हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप वहाँ पर हो जाता है। तो ये 4 उद्देश्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला कौशल आ गया है लिखना कौशल। देखिए लिखने को परिभाषित कीजिए। तो उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना, ये क्या है? लिखना हो गया है। प्रतीक चिन्ह सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ निकलता हुआ होना चाहिए, ये बात रह गई लिखने को। लिखने से पूर्व बालक में कौन सी क्षमता आ जानी चाहिए? तो लिखने से पूर्व बालक में जो हाथ की मांसपेशियां हैं इनमें आसानी से संचालन आ जाना चाहिए। वर्ण का प्रत्याभिज्ञान स्पष्ट और संप्रत्यय वर्णों का ज्ञान आ जाना चाहिए। कुशल मौखिक अभिव्यक्ति आ जानी चाहिए, ताकि जो भी श्रोता बोल रहा है तो उसको हम समझ करके आसानी से लिख सके। तो कुशल मौखिक अभिव्यक्ति जरूरी है। सुनने, बोलने व पढ़ने में कुशल होना चाहिए। तो ये आपको बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण रहता है। इससे रिलेटेड और कहानी, कविता, इनके बारे में प्रश्न आते हैं, जो कि हमने नोट्स क्लासेस में कवर करवाया हुआ है। शॉर्ट में सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई हुई है। यहाँ पर देखिए जीवनी और आत्मकथा के अंतर को लेकर के बात करते हैं। तो जीवनी में क्या रहता है कि किसी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन होता है, लेखक के द्वारा किया जाता है किसी आदर्श पुरुष के जीवन का वर्णन। और आत्मकथा का मतलब है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन वहाँ पर लिखता है, स्वयं के जीवन की घटनाओं को लिखता है। तो ये हो गया जीवनी और आत्मकथा में अंतर। इसके बाद में 12वां प्रश्न देखिए, वाक्य के अंग बताने हैं। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के अंग भी ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है वाक्य से रिलेटेड। अब वाक्य को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि वाक्य क्या है प्रकार, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ताकि अगर ये वाला प्रश्न नहीं आएगा तो फिर आपके बड़ा 2-3 नंबर का प्रश्न आकर के डिटेल में आपको वाक्य क्या है ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ये वाला टॉपिक भी जरूर से क्लियर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में अगला 13वां प्रश्न देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताने हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कृत प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। तो वाक्य के 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में 14वां प्रश्न देखिए, शिक्षण में भाषा की उद्देश्य निर्धारण की क्या आवश्यकता है?
कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं। कार्य समाप्ति पर यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य या फिर लक्ष्य की जो प्राप्ति है, प्रगति है, वो कहाँ तक हुई है। बिना उद्देश्यों के कार्य करने में रुचि नहीं रहती है। सफलता पर पूरे उत्साह के साथ में बालक अगले चरण की ओर अग्रसर होता है। अतः शिक्षण में भी भाषा के उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको शिक्षण में जो भाषा के उद्देश्य है वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला 15 प्रश्न देखिए, आप प्राथमिक स्तर तक छात्र के पठनगत क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर छात्र को पढ़ना किस प्रकार का आ जाएगा, तो उससे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो पहला बिंदु क्या आएगा, चिंतनात्मक पठन। वाक्यों को पढ़ करके शब्दार्थ के साथ साथ भाव तथा आशय को समझना बच्चे में आ जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रसंग के संबंध में कारण कार्य का अनुमान लगाना आ जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के बारे में विचार करके अपना अभिमत बना सकना आ जाना चाहिए। तो चिंतनात्मक पठन आ जाना चाहिए। दूसरा है सृजनात्मक पठन। सृजनात्मक पठन में देखिए पठित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना आ जाना चाहिए। प्रसंग में कर सकना, किसी वस्तु, चित्र, घटना इत्यादि पर अपनी भाषा में विचार प्रस्तुत करना जाना चाहिए। दिए गए बिंदुओं के आधार पर रचना कर सकना आ जाना चाहिए। अनुमान करके उत्तर दे सकना आ जाना चाहिए। और कहानी, वर्णन, विवरण आदि रचनाओं को सुना सकना और लिख सकना आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पर डाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। विकारी और अविकारी जो शब्द भेद हैं, इसमें दो प्रकार के आपके शब्द भेद हैं, विकारी और अविकारी, दो प्रकार के शब्द हो गए हैं। विकारी क्या होते हैं कि लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सकता है वो क्या है, विकारी हैं। और जिनमें एक समान रूप सदैव रहता है और लिंग, वचन, कारक आदि के इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, तो वो अविकारी हो गए हैं। विकारी में लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर परिवर्तन होता है, अविकारी में नहीं होता है। विकारी के उदाहरण है लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ। विकारी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। तो ये विकारी का हो गया है। अविकारी जो होता है इसके उदाहरण है ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ में यूज कर रहे हो या पुल्लिंग के साथ में यूज कर रहे हो, तो वो एक एज इट इज सेम टू सेम रहते हैं। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से आपको विकारी और अविकारी के बारे में जरूर से ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न आता है, छात्रों के लेखन का विकास हो सके इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो हमें लेखन का विकास अगर करना है छात्रों में तो अपन कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला हो जाता है। इसमें देखिए सबसे पहली है खेल विधि। यह एक प्राथमिक स्तर पर और पहली कक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। छोटे बालक खेल में अधिक रुचि रहते हैं। खेल के माध्यम से ही वाक्य रचना कराना सिखाना खेल विधि है। खेल में जोड़ना, तोड़ना, बनाना आदि कार्य होते हैं और वाचन रचना में शब्दों को जोड़ना, बनाना, शब्दों को हटाना आदि कार्य होते हैं। किंडरगार्टन, मोंटेसरी, मोहनपेटी खेल विधि पर ही आधारित है। किंडरगार्टन, मोंटेसरी ये सारी विधियां आप आगे रीट प्री में, रीट मेंस में, उनमें वहाँ पर आप पढ़ेंगे। टीचर वैकेंसीज की तैयारी करेंगे तब आपके सिलेबस में यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। तो किंडरगार्टन और मोंटेसरी ये सारी क्या है, खेल विधियाँ हैं जिनमें खेल में बच्चे को सिखाया जाता है। और दूसरी विधि है देखो और कहो विधि, और प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक वाक्यों के सामने आकर्षक चित्र या फिर वस्तु प्रस्तुत करता है और फिर प्रत्येक भाग पर अनेक प्रश्न करता है। बालक पूरे वाक्य में उनका उत्तर देता है और इसके पश्चात उस चित्र पर वस्तु के संबंध में क्रमशः लिखने को कहा जाता है। इस प्रकार रचना शिक्षण कराना देखो और कहो विधि है कि कुछ दिखा करके उसके बारे में कहलवाना। तो ये बात हो गई है। इसके बाद में तीसरी विधि है संभाषण विधि। संभाषण विधि में देखिए, इस विधि में शिक्षक कक्षा में किसी विषय वस्तु या फिर दृश्य के संबंध में वार्तालाप करता है। इसमें शिक्षक प्रश्नोत्तरी का सहयोग भी लेता है। जब पूर्ण रूप से उस विषय पर चर्चा हो जाती है तो उसे निबंध लिखने को कहा जाता है। बालक स्मरण शक्ति व पूर्व ज्ञान के आधार पर रचना करते हैं। इसमें आवश्यकतानुसार रूप बता दी जाती हैं तथा कुछ कठिन शब्द और सूक्तियाँ आदि भी यहाँ पर रचना में प्रयोग करने हेतु बता दी जाती हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है शब्द प्रधान विधि। शब्द प्रधान विधि में देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में कहानी रचना के लिए किसी विषय वस्तु और संक्षिप्त रूप में उसको लिखना, उसकी रचना के लिए यह विधि उपयुक्त है, शब्द प्रधान विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर
क्रमानुसार कुछ शब्द लिख देता है। मौखिक रूप से यह उन शब्दों का एक एक वाक्य बनवाते हैं। वाक्यों का पूर्वापर संबंध जोड़ने के लिए भी कहते हैं। इसके पश्चात बालकों को लिखने के लिए निर्देश देते हैं। कुल मिलाकर के शब्द प्रधान विधि कुछ शब्दों को लेकर के वहाँ पर वाक्य बच्चों से बनवाना, ये बात हो गई है। और इसके बाद में अनुकरण विधि आती है। अनुकरण विधि का मतलब है कि अध्यापक किसी आदर्श रचना को कक्षा में स्वयं प्रस्तुत करता है और फिर विद्यार्थी उसको दोहराते हैं। वह किसी विषय पर विवरण प्रस्तुत करता है, बालक ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर वहाँ पर बालकों को उसी के समानांतर अन्य विषय देकर के उस पर रचना करने को कहा जाता है। इस विधि में बालक आदर्श रचना को कर पाते हैं और उस रचना का अनुकरण करते हुए उसके समानांतर अन्य शीर्षक पर लिखते हैं। यहाँ पर अनुकरण विधि का तात्पर्य क्या रहेगा कि शिक्षक ने जैसे किसी टॉपिक को लेकर के बात करी है, एक सूत्र को लेकर के बात कर ली है और उसका एक उदाहरण बता दिया है। अब सेम टू सेम ऐसे जो प्रश्न हैं उनको फिर बच्चा खुद कर पाएगा, जैसा कि टीचर ने पहले सिखा दिया है वैसा का वैसा, और वही सेम मेथड काम में लेते हुए। इस प्रकार से अनुकरण विधि हो गई है। इसके बाद में प्रबोधन विधि। प्रबोधन विधि में देखिए, इसके अंतर्गत निर्धारित विषय से संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि सामग्री एकत्रित करके छात्रों को दे दी जाती है। उस विषय के संबंध में मुख्य मुख्य बातें शिक्षक बता देता है। छात्र स्वयं अध्ययन करके शिक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश आदि रचना करता है। तो प्रबोधन विधि हो गई है। इसके बाद में रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि में देखिए, इस विधि में शिक्षक किसी विषय की रूपरेखा बता देता है। इसके पश्चात रूपरेखा पर मौखिक रूप से चर्चा करता है। विषय वस्तु के लिए कुछ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि का संदेश संकेत होता है। बालक पुस्तकालय में उन वस्तुओं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, फिर वे रूपरेखा के आधार पर विस्तार से लिखते हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। तो रूपरेखा विधि हो गई है। इस प्रकार से ये कुछ विधियां आपको यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ध्यान में रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है, सकर्मक अकर्मक क्रिया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद किए जा सकते हैं किस आधार पर, और विस्तार से इसको लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया क्या है। वाक्य में प्रयुक्त अंग क्रिया, इसके बिना वाक्य अधूरा रहता है। हिंदी भाषा में क्रिया पद वाक्य के अंत में आता है। वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए, क्रिया पर बल देने के लिए क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या फिर मध्य में भी आ सकती है। कभी कभी वाक्य में केवल क्रिया पर ही वाक्य रहता है, शेष पद अप्रत्यक्ष रहते हैं, जैसे जा, आ, खा, पढ़िए इत्यादि हो सकते हैं। इसके उदाहरण हो गए हैं। क्रिया के भेद को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार से आपको भेद याद में रखने हैं कि कर्म के आधार पर भेद और दूसरा संरचना के आधार पर भेद। कर्म के आधार पर 3 भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम बोधक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। तो ये यहाँ पर कर्म इसका हो गया है, भेद हो गए हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया भेद यहाँ पर पहला आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में देखिए, सकर्मक अर्थात कर्म सहित। जिस वाक्य में कर्म होता है उसकी क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक में कर्म अनिवार्य है। कर्ता जो करता है उस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है। उदाहरण देखिए, बल्लू आम खाता है। वाक्य खाने का फल आम पर पड़ रहा है, अतः आम कर्म है। क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वह कर्म है। जैसे क्या खाता है तो आम, ये क्या है, कर्म है। इस वाक्य में खाता है सकर्मक क्रिया आ गई है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया है। इसके बाद में दूसरी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखिए, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर ही हो तो वो अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। जैसे मनोज सोता है, इसमें सोता है क्रिया अकर्मक है क्योंकि मनोज कर्ता के द्वारा ही क्रिया पूरी हो रही है। और इसके बाद में द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में 2 कर्म हो तो उसकी क्रिया द्विकर्मक कहलाती है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, वाक्य में 2 कर्म, श्याम को पुस्तक। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और अगला यहाँ पर संरचना के आधार पर भेद जो आते हैं, इसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से कार्य कराने को प्रेरित करता है वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। किसी को प्रेरणा देना, जैसे मोहन पुस्तक पढ़वाता है। वाक्य में मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है वरन किसी अन्य से पुस्तक पढ़वाने का कार्य करता है। यहाँ पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है। और दूसरा है संयुक्त क्रिया। इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, जब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सुभाष सो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। इस प्रकार से वाक्य में 2 धातुएं हैं, सो चुका, रोने लगा, पहुंच गया, जो क्या है, संयुक्त क्रियाएं हैं। और इसके बाद में तीसरा है नाम बोधक क्रिया। संज्ञा या विशेषण पदों के साथ में लग करके बनी हुई जो क्रियाएं हैं ये क्या है, नाम बोधक क्रिया है। जैसे उपहास करना, संज्ञा और इसमें क्रिया है, जैसे उपहास और करना। और दुखी होना, तो दुखी और होना यहाँ पर क्या है, क्रिया।
और निराश होना, तो क्रिया और विशेषण और क्रिया यहाँ पर आ गई है। इस प्रकार से नोट डाल करके यहाँ पर एक बात क्या मेंशन करी गई है कि संयुक्त क्रियाओं में दो क्रियाओं का योग होता है, जबकि नाम बोधक क्रियाओं में संज्ञा और विशेषण तथा क्रिया का योग होता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा प्रकार है सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी कभी तो एकाधिक सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे वह खाता है, वह पढ़ा था, तुम जगे हुए हो। वह खाता है, वह पढ़ा था, तुम जगे हुए हो। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है तो वह प्रथम पूर्ण गई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक मतलब पहले खत्म काम करी हुई क्रिया। वह पढ़ करके विद्यालय गया। वाक्य में पढ़ने की क्रिया पूर्ण करके जगने की क्रिया की गई है और विद्यालय जाने की क्रिया की गई है, और अब पढ़ करके पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में छठा यहाँ पर बिंदु आता है, छठा प्रकार आता है क्रियार्थक क्रिया। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तब वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे टहलना अच्छा है, पढ़ना आवश्यक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न आता है इसके बाद में, पढ़ना सिखाने हेतु कौन सी विधाएं उपयुक्त हो सकती है। पहले हमने लिखने के बारे में बात करी है, अब एक प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट पढ़ने के बारे में। पढ़ना सिखाने में निबंध, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, संवाद तथा कविता अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनके बारे में हमने नोट्स क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, निबंध के बारे में, कहानी के बारे में, आत्मकथा के बारे में। तो वहाँ से आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है, तो वहाँ से। और पढ़ना सिखाने में किन किन विधियों का काम में ले सकते हैं और कौन सी विधियाँ उपयुक्त हो सकती हैं, तो उनको लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है निबंध को लेकर के। तो निबंध में देखिए, कठिन शब्दों के उच्चारण अभ्यास पाठ के प्रारंभ में कराए जाएं, जिससे प्रभावपूर्ण पठन में व्यवधान न हो। निबंध को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अलग अलग विद्यार्थियों से प्रत्येक इकाई का पठन करवाया जाए, और पठन से पूर्व विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएं, ताकि उत्तर पठन के पश्चात उनके पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न क्या है, ज्ञानवर्धक होने चाहिए, ज्ञान उनसे बढ़ता हुआ होना चाहिए। और अगला बिंदु है यहाँ पर सहस्वर वाचन की त्रुटियों की जो संख्या है ये तथा प्रकृति को देख करके यदि पठन के बीच में अन्यथा अंत में विद्यार्थियों के सहयोग से संशोधन किया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आता है कहानी। तो कहानी जो है वो सप्रभाव भावपूर्ण वाचन कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कहानी, और कहानी के दौरान जिज्ञासा लगातार बनी रहनी चाहिए। कहानी जो है वो जिज्ञासा बनाती हुई होनी चाहिए। यदि एक कहानी कई विद्यार्थियों से पढ़वानी है तो फिर घटनाओं के आधार पर कुछ इकाइयों में बांटना चाहिए। विभिन्न विद्यार्थियों के कारण कहानी के वातावरण में विघ्न नहीं आना चाहिए, और उसको पार्ट्स में बांट करके फिर अलग अलग उसके किरदार बना करके फिर पढ़वाना चाहिए। कहानी पठन के बीच में उच्चारण की त्रुटियों का संशोधन करना आवश्यक नहीं है, किंतु विद्यार्थियों द्वारा कहानी के वाचन से पूर्व शिक्षक द्वारा स्वयं कहानी का आदर्श वाचन उपयोगी होगा, क्योंकि शिक्षक उनको बताएगा कि कैसे पढ़ना है, किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। वो सारी चीज़ें अगर शिक्षक एक बार बता देगा ढंग से, तो फिर विद्यार्थी उनका अनुसरण करके ठीक प्रकार से सीख पाएंगे। पूरी कहानी का वाचन होने के पश्चात ही उस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो ये कहानी शिक्षण के बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद में आत्मकथा और जीवनी के बारे में बात करते हैं। तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के आधार पर इनकी इकाइयाँ बनाई जा सकती है। एक इकाई के पठन के पश्चात प्रत्येक जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं तथा इनके पाठ के अंत में संपूर्ण रचना पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनसे विद्यार्थियों को प्रेरणा प्राप्त हो रही हो। जन्मजात गुणों की अपेक्षा इन गुणों पर अधिक बल देना चाहिए जिनका अर्जन तत्व संबंधित व्यक्ति ने किया हो। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में संवाद की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों में पात्रानुसार संवाद बांटे और उनसे अपना अपना संवाद पढ़वाएं, और संवाद के पाठों को दृश्यों के आधार पर छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। संवाद का पठन जो है उसी रूप में होना चाहिए जैसे वक्ता अपनी बात कह रहा है, और संवाद पढ़ते समय उपयुक्त शब्दों पर बल देना होगा, सभी शब्दों पर बल देना होगा। ये सारी कुछ बातें आपको संवाद के लिए ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं कविता पाठ को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, ध्वन्यात्मक विचारों को तुक तथा लय का ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए बच्चों को। और वर्णनात्मक कविता का जो वाचन है, कविता में वर्णित घटना की प्रकृति के अनुसार हाव भाव के साथ में किया जाए। भावात्मक कविता पाठों को कविता में निहित हर्ष, शोक, उत्साह, प्रेम आदि भावों को व्यंजित करते हुए पढ़ाया जाए। विचारात्मक कविता को धीमी गति से पढ़ें ताकि विचार का
बिंब बन सके तो धीमी गति से उचित हाव भाव उचित लय के साथ में कविता पाठ करवाया जाना चाहिए। ये कुछ बातें यहाँ पर आपको इस प्रश्न के लिए ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हिंदी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कशन कर लिया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर देखे हैं जिस जिस प्रश्न के बनने के चांसेस ज़्यादा है, जो पीछे के एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, ऐसे प्रश्न हमने यहाँ पर चूज करे हैं और एक पूरा परीक्षा पैटर्न आपका यहाँ पर देखने की कोशिश करी है, जिसमें किस किस लेवल के किस किस तरह के कुछ प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं और उनका आंसर आपको कैसे देना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कशन करी है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, क्योंकि और भी ऐसे आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो जिस चैनल पर आने वाले हैं, जिनसे आपकी परीक्षा तैयारियों में काफ़ी मदद होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको देखिए इनकी जो वीडियोस हैं जो वो लगातार मिल ही रही हैं, तो इनसे आपको अपनी तैयारी करनी है। किसी को पीडीएफ को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो किसी को पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे पास पर्सनली मैसेज करना होगा। यहाँ पर टेलीग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी। टेलीग्राम पर अपने 15,000 से ज़्यादा बीएसटी से बीएड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम आईडी आपको जरूर ज्वाइन कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे जैसे ही, तो वहाँ पर ऊपर टाइटल पे टेलीग्राम चैनल के टाइटल पे क्लिक करना है आपको। वहाँ पे आपको मेरी आईडी शो हो जाएगी, जहाँ से आप मेरे पास मैसेज करेंगे। आपको ओनली 60 रुपीज़ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपको नोट्स की पीडीएफ प्लस आपको इन सभी मॉडल पेपर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिनसे आप कम समय में अपनी एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मोस्टली आपको इनकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आप इन वीडियोस को देख करके ही आप अपनी एग्ज़ाम तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट समस्या रहती है, किसी वीडियो को ढूंढने में दिक्कतें आती है इन हिंदी पेपर की या फिर और किसी पेपर की, अगर आपको नोट्स क्लासेस ढूंढने में दिक्कतें आती है, तो आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट रिप्लाई दे करके आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।